इंडिया में जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगता है, चाहे वो माइनिंग हो, डैम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ लोग हमेशा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हस्तियों का केस भी कुछ ऐसा ही था। छत्तीसगढ़ के डेंस फॉरेस्ट में हस्तियों एक ऐसी जगह है जहां कोल के मैसिव रिजर्व्स हैं। सरकार ने प्लान बनाया था कि यहां माइनिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा, एक चेन रिएक्शन जैसा प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिसमें कुछ लोकल्स के साथ साथ बाहर के एनजीओस, अर्बन एक्टिविस्ट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़ गए। इन्हीं प्रोटेस्ट का एक की प्लेयर था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर, जो दिखने में एक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक उसका रोल ग्राउंड लेवल एगिटेशन में भी था। सीपीआर पे ये भी इल्जाम लगा कि उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग ली थी, उस फंड के एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब ये कि वो फंड किस काम के लिए यूज हुआ, उसका क्लियर रिकॉर्ड नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनका एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जो एक बड़ा एक्शन माना जाता है। एफसीआरए कैंसिल होने का मतलब ये है कि सीपीआर अब इंडिया के बाहर से पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनका काम नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा था। अब बात करते हैं यामिनी अय्यर की, जो सीपीआर की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। उनका नाम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर की बेटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यामिनी अय्यर, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट ने कैंसिल किया, वो आईआईटी बॉम्बे के एक ऑफिशियल पॉलिसी रिसर्च सेंटर सीपीएस आईआईटी बॉम्बे की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं। मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम कंट्रोवर्शियल फंडिंग और एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। वो एक प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के पॉलिसी स्पेस में इन्फ्लुएंस रखती हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये सिस्टम के अंदर घुसे एक आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। जब ऐसे लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आइडियाज शेप करते हैं तो क्वेश्चन उठता है, क्या ये एकेडमिक्स के नाम पर प्रोपेगेंडा तो नहीं? यही नैरेटिव हमें ले जाता है एक और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसका नाम है द कलेक्टिव। नाम भले ही न्यूट्रल लगे, लेकिन ये एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट है या कह लो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका आइडियोलॉजिकल स्टांस इतना क्लियर है कि ये अपने मटेरियल्स पर कॉपीराइट नहीं, कॉपी लेफ्ट लिखते हैं, जो एक सिंबॉलिक जेस्चर है अगेंस्ट प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के खिलाफ। यही कलेक्टिव आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में आके एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग और डिस्कशन सेशन ऑर्गेनाइज करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सब कोई छुपी हुई एक्टिविटी नहीं थी। इस इवेंट को आईआईटी बॉम्बे की ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एचएसएस डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर शर्मिला रेजे ने खुद होस्ट किया था। और सिर्फ वही नहीं, अनुपम गुहा, जो आईआईटी बॉम्बे में एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनका भी नाम इस इकोसिस्टम में आता है। उन्हें भी द कलेक्टिव के एक इवेंट में बोलते हुए देखा गया, जहां वो डेवलपमेंट के नाम पर चल रहे एलिजिडली एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल्स पर सेशन दे रहे थे। मतलब एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट दिख रहा है, जहां आईआईटी बॉम्बे के कुछ प्रोफेसर्स एक्टिवली ऐसे ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो डेवलपमेंट के हर मॉडल को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लेंस से देखते हैं। अब यहां कुछ क्रिटिकल सवाल उठते हैं जिनका जवाब जरूरी है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से सैलरी लेने वाले प्रोफेसर्स आईआईटी जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस का यूज अपने पर्सनल आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर सकते हैं? क्या एक एकेडमिक स्पेस में सिर्फ एक ही साइड का व्यू पॉइंट प्रमोट करना सही है? और अगर कोई स्टूडेंट या फैकल्टी इस नरेटिव से अलग सोचता है, तो क्या उसके लिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर जगह है? क्या वो वहां सेफ है? ये सवाल सिर्फ कैंपस के नहीं हैं, ये पूरे एकेडमिक फ्रेमवर्क और पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। जब ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स बिना किसी काउंटर व्यू के आईआईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा, इस इकोसिस्टम का असली मकसद विचार विमर्श है या विचार विश पॉइजनिंग? ये सब सिर्फ एक्टिविज्म तक सीमित नहीं है। यहाँ से एक और बड़ी और डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आती है। हर बार जब इंडिया में कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, चाहे वो अडानी का हो या किसी और का, वही फिक्स्ड सेट ऑफ एनजीओस, फॉरेन फंडेड आउटफिट्स और लेफ्टिस्ट ग्रुप्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। पहले हस्तियों, फिर वेदांता इन उड़ीसा, नर्मदा डैम, बुलेट ट्रेन, मुंबई मेट्रो, हर जगह एक ही नरेटिव चलाया गया, एनवायरमेंट, ट्राइबल राइट्स, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन
ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं या स्क्रैप कर दिए जाते हैं, लोकल लोगों को ना जॉब मिलती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना अपलिफ्टमेंट। और जब लोग बेरोजगार रहते हैं, गरीबी में जीते हैं, तो वही गरीबी बन जाती है एक फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरीज अक्सर उन ट्राइबल और फॉरेस्ट रीजन्स में एक्टिव रहते हैं जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए होते हैं। वो वहां दुख में जीते लोगों को फूड, मेडिकल एड, स्कूल और हेल्प के नाम पे सपोर्ट देते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे एक रिलीजियस एजेंडा छुपा होता है। उनके प्रीचिंग और एड के बीच एक थिन लाइन होती है जो सोशल सर्विस और कन्वर्जन के बीच ब्लर हो जाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ एक कैलकुलेटेड इकोसिस्टम का पार्ट है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर डेवलपमेंट रोककर पॉवर्टी मेंटेन करते हैं ताकि वहां के लोग वल्नरेबल बने रहें और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ओपन हो जाएं? अगर कोई पावर प्लांट, रोड या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है तो लोगों के पास जॉब होती है, सिक्योरिटी होती है और एक्सपोजर मिलता है। फिर वो किसी के एड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं तो वही डिपेंडेंसी का फायदा उठाया जाता है और नरेटिव बनाया जाता है कि सरकार कॉर्पोरेट के लिए ट्राइबल राइट्स को दबा रही है। ये एक डेंजरस मिक्स है, एंटी डेवलपमेंट प्रोपेगेंडा प्लस पॉवर्टी प्रिजर्वेशन प्लस आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। और जब ये सब प्रेस्टिजियस कैंपसेस जैसे आईआईटी बॉम्बे के थ्रू इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी ले लें, तब तो इस पर सवाल उठना और भी जरूरी हो जाता है। तो अब पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, एक तरफ डेवलपमेंट रोका जा रहा है, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी पुश की जा रही है और तीसरी तरफ गरीबी के नाम पर कन्वर्जन नेटवर्क्स एक्टिव हो रहे हैं। Is this just activism or it is a deeply rooted politically motivated strategy to keep भारत weak from within? इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।